नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई एग्जाम यानी कि बिहार दरोगा एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो पिछले वर्षों बिहार एसआई एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए गए हैं जो आपके बिहार एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए जो 2023 में फॉर्म आया है। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग अधिकतम करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। अगर आप इस क्लास में लगातार बने रहते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो रिपीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी। तो महात्मा गांधी की जो हत्या था वो नाथूराम गोडसे ने किया था, ये बात सही है। अब इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने कब मारा, तो 30 जनवरी 1948 को मारा था। ठीक, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इन्हें गोली मार दिया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा जो पूछे जाने की संभावना है। अगर आपसे पूछे कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि यंग इंडिया नामक जो पत्रिका थी ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशन की जाती है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये इसका प्रकाशन होता था, यंग इंडिया पत्रिका। उसके बाद आपसे पूछे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी आप लोग बताएंगे कि कौन थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोग रिवीजन भी इसका करते हैं तुरंत ही। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी, तो 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। अब महात्मा गांधी की जन्म कब हुई? 1869 में, और पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने संपादन किया था, तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मतलब दूध के फटे उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, और ये आपका बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगाते भी चलेंगे कि कौन सा प्रश्न का लेवल किस तरह का है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फटे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है, तो जो देखिए फटे दूध के जो उत्पाद होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दूध में विटामिन सी नहीं होता। कौन सा विटामिन सी नहीं होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं रहता, विटामिन सी। अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से करते हैं, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से करते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा उपस्थित रहती है, तो दूध में कैसी शर्करा? लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित रहती है। कैसी शर्करा? लैक्टोज नामक शर्करा दूध में आपसे पूछे कि प्रोटीन कौन सा होता है, तो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसका नाम क्या है? केसीन प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि गाय का दूध हल्का क्यों पीला होता है, गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है, तो गाय का दूध हल्का पीला जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन इसमें उपस्थित, गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है, इस वजह से गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीला होता है। तो इतनी चीज़ें आपसे आप लोग रिवीजन करेंगे। आपसे फटे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है फटे दूध के उत्पादों में। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन सी नहीं होता है। बात करते हैं दूध की शुद्धता की
की माप जो है लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की शुद्धता का माप, दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज नामक शर्करा दूध में होती है। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, तो केसिन प्रोटीन दूध में होता है। गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाय का दूध जो हल्का पीला होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए कॉमनवेल्थ खेल 2023, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम ये 2026 में होने थे। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और ये कहाँ पे होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे कराने पे साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया था। नहीं तो ये 23वें नंबर का ये कॉमनवेल्थ गेम होता। अब इसे ऑस्ट्रेलिया ने कराने से क्या कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक, अब ये इसे कई दूसरे जगह कहीं प्रस्तावित है, ये दूसरे जगह पे होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग अभी रहने दीजिए, इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए 2018 में अगर आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुआ था, तो 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम है वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। अभी हाल ही में 2022 में भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ, क्योंकि 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो 2 वर्ष मतलब 2022 में जहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में। यहाँ पे 2 वर्ष पहले का 2 वर्ष बाद का भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में जो हुआ था ये 22वें नंबर का था। ठीक, और जो इस बार होगा वो 2026 में वो 23वें नंबर का होगा कॉमनवेल्थ गेम। इसे कॉमनवेल्थ गेम को ही राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, इसे राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं हिंदी में। और राष्ट्रमंडल खेल की बात कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है वो 1930 से हुई थी। अगर आपसे पूछे कहाँ से हुई थी, तो हैमिल्टन से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, हैमिल्टन से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हैमिल्टन से। और हैमिल्टन कहाँ पे पड़ता है, तो ये कनाडा में, कनाडा का एक शहर है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन ये जो है साफ मना कर दिया है, अब नहीं करेगा। ये आप लोग नोट करिएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें नंबर का था। और 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, और ये 22 नंबर का थी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है 1930 से हुई थी। और कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। ठीक, हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। अगर आपका किसी चीज़ का और भी एग्जाम है तो उससे आप हमें बताइए, हम उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर बनाएंगे आप लोग के लिए। ठीक, और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना हो राज्यसभा का, तो आप लोग को 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 80 में। अगर आपको विधान मतलब अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना हो, कहाँ का, लोकसभा का सदस्य बनना हो, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, मात्र 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का, तो राज्यसभा के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। अब बात करते हैं राष्ट्रपति, अगर आपको बनना है राष्ट्रपति तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। अगर आप राज्यों की बात करें, राज्य में अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना हो, राज्य में विधानसभा होता है ना, राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, तो इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना हो, विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में केवल है विधान परिषद, तो इसके लिए उम्र सीमा है 30 वर्ष। 30 वर्ष के होंगे तब आप विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। अगर आपको राज्य का राज्यपाल बनना है, किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, तो आपकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आपको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, तो आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष तब होनी चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। देखिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति का पद भारत में 52 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 52 में है। अगर राज्य का विधानसभा का सदस्य बनना हो तो विधानसभा 170 आर्टिकल में है, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और राज्यपाल
बनना हो तो राज्यपाल 153 में है, उसमें बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद 171 अनुच्छेद में है। तो अगर मुख्यमंत्री बनना है आपको तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, और ये जो प्रश्न है ये बिहार एसआई में आपके पूछा गया प्रश्न है, बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है? तो जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर जो है आपका केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर आपसे पूछे कि सेब और अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सेब और अखरोट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तब भी जम्मू कश्मीर का नाम आएगा। सेब और अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, काली मिर्च। एंड अगर आपसे पूछे कि छोटी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, छोटी इलायची हो गया और काली मिर्च हो गया, तो ये हो जाएगा केरल। केरल जो है मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लाल मिर्च काली मिर्च पूछेगा तो केरल। अगर आपसे पूछे कि लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, लाल मिर्च का, तब आप लोग बताएंगे कहाँ पे? तमिलनाडु में लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, जो कि पूछा गया प्रश्न है, ये पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में पूछा जाता है कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछे कि सलाल परियोजना किस राज्य में है, सलाल परियोजना। डल झील आपसे पूछ ले किस राज्य में है, डल झील किस राज्य में है। आपसे पूछे कि वूलर झील किस राज्य में है, वूलर झील किस राज्य में है, तो ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। सेब एंड अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। काली मिर्च का, छोटी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल। केरल मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। काली मिर्च पूछेगा तो केरल बताएंगे, जबकि लाल मिर्च, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, लाल मिर्च पूछेगा तो कहाँ पे बताएंगे? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन। जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। सलाल परियोजना, डल झील, वूलर झील और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, ये सभी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। कहाँ से? किससे है? दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध है। और श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है श्वेत क्रांति को। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मतलब दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगर आपसे पूछे कि विश्व में पहले स्थान पे दूध उत्पादन में, विश्व में पहले स्थान पे कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। तो और इनके जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इनके जन्मदिन पे क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? इनका जन्मदिन 26 नवंबर के दिन। कब? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस आप लोग से पूछ ले कि कब मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। ऑपरेशन फ्लड इसे कहते हैं। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। दूध उत्पादन में पहले स्थान पे भारत का राज्य है, मतलब राजस्थान, जो कि पहले कौन सा राज्य था? पहले उत्तर प्रदेश था। विश्व में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? भारत है, अपना देश भारत। मतलब वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक आपसे पूछे वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पे 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जून को मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा
कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा घटना के लिए 5 तारीख भी मिलता है, 4 तारीख, 5 या 4 फरवरी आप लोग याद रखेंगे 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना। और चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा एक स्थान है जो कि गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्थान पे चौरी चौरा घटना हुई थी। और चौरी चौरा घटना क्या थी ये भी आप लोग थोड़ा सा जाने कि इसमें क्या किया गया था। 21 सिपाही थे और एक थानेदार था। 21 सिपाही प्लस एक क्या था? थानेदार था। इनको क्या कर दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा? इन्हें जिंदा जला दिया गया था। क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, जिंदा इन्हें जला दिया गया था। तो ये थी आपकी चौरी चौरा कांड घटना। एक थाने में 21 सिपाही और एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया था। और चौरी चौरा घटना के कारण ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित किया था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन इस समय से चल रहा था भारत में, असहयोग आंदोलन। और इसके चलते चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त गांधी जी ने कब कर दिया था? 1922 में। ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया? 1922 में। अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी के बारे में बहुत चीज़ पढ़ने के लिए है, वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं 14 फरवरी मतलब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। और चौरी चौरा जो स्थान है कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये घटना क्या थी? 21 सिपाही और एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में। और बात करते हैं इसके चलते गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन भारत में इस समय चरमोत्कर्ष पे था। तो इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, पूछा जाता है किस आंदोलन को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने समाप्त किया था? तो 1922 को स्थगित करने की बात करता है तो चौरी चौरा घटना को। और शुरू कब किया था? 1920 में असहयोग घटना मतलब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो देख लेते हैं सतलज व्यास, और ये आपके बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलज, व्यास और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? ये भी आपके बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2008 वाला सेट आप लोग उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं सतलज, व्यास और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है सतलज, व्यास और रावी। ठीक, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। तो सतलज, व्यास, रावी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की अन्य भी सहायक नदियां हैं, तो अन्य नदी का नाम भी जान लीजिए जो सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सिंधु में सहायक नदी है झेलम है, झेलम, और फिर इसके बाद चिनाब नदी। ये 5 नदियां आप लोग कम से कम याद रखेंगे क्योंकि और भी सहायक नदी है। सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब ये सभी इसकी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज सिंधु की कौन सी है? वो सबसे बड़ी नदी चिनाब है जो सिंधु की सहायक नदी है। अब बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मानसरोवर के पास से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास से इसका उद्गम होता है। कुछ नहीं तो आप मानसरोवर के पास कम से कम याद रखेंगे। अब इसकी बात करें, इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 2880 किलोमीटर आप लोग बताएंगे इसकी लंबाई है। कितना? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। और इसका प्रवाह कहाँ कहाँ पे होता है? तो ये एक तो ध्यान रखेंगे तिब्बत से निकलता है। तिब्बत चीन के कब्जे में है, चीन कह लीजिए या फिर आप लोग तिब्बत कह लीजिए, चीन से निकलता है। उसके बाद भारत में आता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है? पाकिस्तान में जाता है। कहाँ पे? पाकिस्तान। ये 3 राज्य में इसका प्रवाह होता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी समाप्त कहाँ पे होता है तो ये जो है सिंधु नदी समाप्त जो है ये अरब सागर में जाके गिरता है। किस सागर में? अरब सागर में जाके गिरता है। और पाकिस्तान मतलब भारत में ये किस राज्य से बहता है? तो ये भी भारत की मात्र एक राज्य से, लद्दाख से ये बहता है। ठीक, तो ये चीज़ें इतनी याद रखेंगे। तो देखिए सतलज, व्यास और रावी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो देखिए झेलम और चिनाब भी सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं, जिसमें से चिनाब सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। और भी सहायक नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही है। उद्गम के बारे में बात करेंगे तो मानसरोवर तिब्बत के पास से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह कितनी जगहों पे होती है? तिब्बत जो कि चीन के अधिपत्य में है, लद्दाख यानी कि भारत में भी होती है, पाकिस्तान में, 3 देशों में होती है इसका प्रवाह। उसके बाद आपसे पूछे कि समाप्त कहाँ पे होती है यानी कि जल कहाँ पे गिराती है? तो ये अरब सागर में जाके अपना जल गिरा देती है। बात कर रहे थे कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है देशबंधु के नाम से। और ये प्रश्न शायद नहीं पूछा गया है, तो हम दूसरे प्रश्न बताएंगे जो पूछा गया था। तो देखिए, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के जो चित्तरंजन दास देशबंधु से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और साथ में कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था इसका गठन। उसके बाद आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी के गठन के समय यहाँ पे कार्यकाल किसका था, तो किसके समय में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो यहाँ पे रीडिंग का 1923 में रीडिंग का, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। अब बात करते हैं अगर कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपसे पूछ ले कौन थे, तो भी आप लोग क्या बताएंगे कि चित्तरंजन दास से स्वराज मतलब सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ इस वीडियो में वैसे तो आप देखेंगे आपको मुख्य रूप से 10 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में है टोटल 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न के बदले में 300 प्रश्न आपको बता देना, ये मेरा काम है। ठीक, इस वीडियो का उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी जाएं और रिवीजन करवा दी जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप बिहार एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये सारी चीज़ें तैयार भी होंगी आप लोग की निश्चित तौर पे। और इन सब चीज़ों का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें भूल जाती हैं। तो जीएस में जितने ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जीएस ऐसा चीज़ है जो कि आप पढ़ते तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके दिमाग से कहीं ना कहीं उतर जाता है। जब दिमाग से उतरेगा तो आप जब भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर में तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए हम लोग इतना ज़्यादा आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं कि ताकि सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो सके और आप कॉन्फिडेंस के साथ एकदम जीएस का पेपर दे सकें। ठीक, तो देख लेते हैं। आप देखते हैं कि देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर किया था। कभी कभी दोनों मतलब दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले चित्तरंजन दास को लगाएंगे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू को। सबसे पहला ऑप्शन क्या रहेगा आपका? चित्तरंजन दास। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो केवल चित्तरंजन दास। गठन कब हुआ था? तो 1923 में गठन हुआ था। कहाँ पे गठन हुआ था स्वराज पार्टी का? तो इलाहाबाद में गठन हुआ था। किसका कार्यकाल इस समय था? तो रीडिंग का कार्यकाल था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी कौन थे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, और बाकी 10 प्रश्नों के बदले में 30 प्रश्नों के बदले में 300 प्रश्न कराना, ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि WWE में भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और 2008 में। अभी 2008 के सारे प्रश्न खत्म हो जाएं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18 के प्रश्न ले आएंगे। और मतलब इसमें जो आपके बिहार एसआई में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वो लिए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके बिहार एसआई के लिए वो भी प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका जो असली नाम है दिलीप सिंह राणा है। क्या है? दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है। तो ये जो आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपसे बात करें इनके बारे में, तो जन्म इनका कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इनका लंबाई कितनी है, तो इनकी लंबाई के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 फीट 3 इंच इनकी लंबाई है। 7 फीट
3 इंच इनकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि इनका वजन कितना है, ग्रेट खली का, जो ग्रेट खली है इनका वजन कितना है, वजन से भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप लोग बताएंगे 420 पाउंड इनका वजन है। जब एग्जाम में पूछ ले रहा है कि गांधी जी ने धोती कब से पहनना शुरू किया, लंगोटी कब से पहनना शुरू किया, तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब अगर बात करते हैं विशेष के बारे में, इन पे विशेष क्या था, तो ये WWE में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी थे, WWE में भारत की तरफ से एकमात्र भागीदार थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के तरफ से एकमात्र प्लेयर कौन थे, एकमात्र खिलाड़ी थे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन? दिलीप सिंह राणा, यानी कि द ग्रेट खली। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा है। ठीक, अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन पूछ सकता है इनकी लंबाई कितनी है, तो 7 फीट 3 इंच इनकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे इनका वजन कितना है, 420 पाउंड। विशेषता क्या है? पाउंड में ही पूछा जाता है। विशेषता WWE में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो रामगंगा बांध है। कौन सा? रामगंगा बांध है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। और मतलब रामगंगा बांध ये किस नदी पे बनाया गया है, तो आप लोग नाम से ही पता चल जाएगा कि रामगंगा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? रामगंगा नदी पे बनाया गया है। तो ये अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रामगंगा बांध ये किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बनाया गया था 1978 में। अगर आपसे पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक बांध भी है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये बांध कहाँ पे स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसे क्या कहते हैं? इसे रिहंद बांध भी कहते हैं, इसे रिहंद बांध भी कहते हैं। और ये किस नदी पे स्थित है? तो ये रिहंद नदी पे स्थित है। किस नदी पे? रिहंद नदी पे। और इसकी जो निर्माण है 1962 में हुई थी। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माता टीला बांध कहाँ पे स्थित है? माता टीला बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपको यूपी में ही मिल जाएगा। 1958 में बना था। यूपी के किस जिले में? तो झांसी जिले में बना था। और उसके बाद आपसे पूछ ले कि इसकी किस नदी पे बना गया है माता टीला बांध, तो बेतवा नदी पे बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेतवा नदी पे बनाया गया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पे सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। ठीक, बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात, तो इस सागर को रिहंद बांध कहते हैं और इसे रिहंद नदी पे 1962 में बनाया गया है। रामगंगा बांध बिजनौर साइड में है। 1948 यहाँ पे लिखे हैं, 1948 में बनाया गया था। 1978 है या 1978 में इसे बनाया गया। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न, प्रैक्टिस सेट उठा वहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस खेल से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। अगर आपसे पूछे कि सितार एंड तबले का जनक किसे माना जाता है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार एंड तबले का जनक किसे? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसके मतलब बजाने वाले का नाम पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। अगर आपसे पूछे पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं? पन्ना लाल
घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। और पंडित शिव कुमार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित शिव कुमार ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये संतूर बजाते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध पूछ लिया, किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी बजाते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। और पंडित शिव कुमार किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित है। माता टीला परियोजना 1958 में झांसी जिले में बेतवा नदी पे बनाई गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। और 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक संस्था UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी। और इसके स्थापना के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 जून की इसकी स्थापना हुई। UNEP का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर इसी पे। कहाँ पे? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भूपेंद्र यादव हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है, इको मार्क चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इको मार्क जो चिन्ह होता है वो ये बताता है कि ये जिस चीज़ पे लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि ये वस्तु जो है ये पर्यावरण के अनुकूल है। क्या है? पर्यावरण के अनुकूल चीज़ों पे जो होते हैं उन पे लगाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। कब? 5 जून 1972 को। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नैरोबी केन्या में स्थित है UNEP का हेडक्वार्टर। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है पर्यावरण मंत्री। इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? कि वो वस्तु पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जिस वस्तु पे इको मार्क चिन्ह लगा रहता है उसका मतलब ये है कि वो वस्तु पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और किसे लोकनायक कहा जाता है? और ये प्रश्न आपके बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है, किसे लोकनायक कहा जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? मतलब लोकनायक कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य किसे कहा जाता है? तब आप लोग क्या बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तब आप लोग बताएंगे क्या? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? भारत का अजात शत्रु, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। भारत का मतलब अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। उसके बाद महामना किसे कहा जाता है? महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जब पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। लोकहितवादी पूछेगा तो गोपाल हरि देशमुख को। अजातशत्रु भारत का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महामना मदन मोहन मालवीय को। MMN मदन मोहन मालवीय। और RR का मतलब क्या? राजा राजकुमार क्या है? राजा राम कुमार राव। ठीक,
बात करते हैं भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलता है, तो भारत को जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलता है वो लौह इस्पात उद्योग से मिलता है। लौह इस्पात उद्योग से कहीं कहीं पे ये आपको मिल जाएगा कि सूती वस्त्र उद्योग से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिलता है, सूती वस्त्र उद्योग से मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। लेकिन मतलब कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहाँ से भारत कमाता है, तो लौह इस्पात उद्योग से। आप लोग जो भी ऑप्शन आपका मिलेगा वो आप लोग लगाएंगे, अगर लौह इस्पात रहेगा तो लौह इस्पात, अगर सूती वस्त्र उद्योग रहेगा तो ये भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि भारत विदेशी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च कहाँ करता है, किस चीज़ पे। अगर आपसे पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च किस पे करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम आयात पे भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है। किस पे, पेट्रोलियम आयात पे। और आपसे पूछे कि भारत के जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री हैं वो कौन है। भारत के वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री कौन है, तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। कौन, पीयूष गोयल हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री। और वहीं आपसे पूछे कि शोधनी समिति का संबंध किससे है, शोधनी समिति का संबंध किससे है, तो विदेशी मुद्रा व्यापार से है। शोधनी समिति का संबंध किससे, विदेशी मुद्रा व्यापार से है शोधनी समिति का संबंध है। तो देख लेते हैं फिर से। आपसे पूछे कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे मिलता है, तो लौह इस्पात उद्योग से मिलता है। आपको ऑप्शन में सूती वस्त्र उद्योग अगर रहे, लौह इस्पात ना रहे तो आप लोग सूती वस्त्र उद्योग लगाएंगे। और बात करते हैं विदेशी मुद्रा पे खर्च, मतलब विदेशी कौन से ऐसे विदेशी मतलब काम है, ऐसा कौन सा काम है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च किए जाते हैं। कमाने की बात तो लौह इस्पात में होएगा। अगर आपसे पूछे कि विदेशी मुद्रा खर्च किस पे करता है, तो पेट्रोलियम खरीदने में भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है। बात करते हैं कि शोधनी समिति का संबंध किससे, तो विदेशी मुद्रा भंडार से। ये एक समिति थी जिसका संबंध विदेशी मुद्रा भंडार से। भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री। ठीक, पहले रेल मंत्री थे, अब हो गए हैं वाणिज्यिक उद्योग मंत्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी बताइए इस वीडियो के बारे में आपको जरूर, और लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए, आपको जरूर इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपके आने वाले एग्जामों में। और बात करते हैं, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, ये आगरा में है। आगरा में फतेहपुर सीकरी है, ठीक, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अब बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा के बारे में, तो ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। ये भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया, तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया। अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किसकी स्मृति में करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अकबर ने किसकी स्मृति में करवाया था, किसकी स्मृति में, तो गुजरात विजय के स्मृति में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अब बात करते हैं अकबर के बारे में कुछ। अगर आपसे पूछे कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया, अनुवाद विभाग की स्थापना आपसे पूछ ले कि किसने किया, तो अकबर ने किया था अनुवाद विभाग की स्थापना। अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है।
बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये मतलब, और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा आपसे पूछे, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसकी स्मृति में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यहाँ पे गुजरात रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने करवाया था। साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वो लक्ष्मण देव था। क्या था? लक्ष्मण देव था बंदा बहादुर का मूल नाम। अब बात करते हैं बंदा बहादुर का अन्य नाम क्या था? तो इसका जो अन्य नाम था, इसका अन्य नाम बंदा बैरागी भी था। क्या था? बंदा बैरागी भी था, लक्ष्मण देव भी था इसका मूल नाम। और इसने अपनी जो राजधानी थी ये कहाँ पे बनाई थी? तो ये भी पूछा जाता है। इसने अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाई थी। कहाँ पे? लोहगढ़ में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। लोहगढ़ में ये अपनी राजधानी बनाता है। अगर आपसे पूछे कि लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहगढ़ के किले का जो निर्माण है वो भी किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे बंदा बहादुर ने ही करवाया था। किसने? बंदा बहादुर ने करवाया था लोहगढ़ के किले का निर्माण। ठीक, और यहाँ से और एक बात और यहाँ से जानने वाली है। अगर आपसे पूछे कि इसकी हत्या किसने करवाया था, तो हत्या कराने का आदेश किसने दिया था? बंदा बहादुर की हत्या कराने का आदेश किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने दिया था। बंदा बहादुर के हत्या कराने का आदेश किसने दिया था? मुगल शासक फर्रुखसियर ने दिया था। तो देख लेते हैं बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था बंदा बहादुर का मूल नाम। अन्य नाम क्या था बंदा बहादुर का? तो बंदा बैरागी भी इसका अन्य नाम था, बंदा बैरागी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। राजधानी इसने अपनी लोहगढ़ में बनवाई थी, राजधानी लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लोहगढ़ किले का निर्माण भी बंदा बहादुर ने ही करवाया था। हत्या का किसने करवाया था? हत्या कराने का आदेश फर्रुखसियर ने किया था। बंदा बहादुर ये कौन थे? सिखों के 10वें जो गुरु थे उसके अगले जो थे सिखों के 10वें गुरु के ये फॉलोवर थे बंदा बहादुर। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वेलिंगटन कप का संबंध किससे था? तो वेलिंगटन जो कप है वो किससे संबंधित है? और ये भी आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वेलिंगटन कप ये बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो ये वेलिंगटन कप ये हॉकी से संबंधित है। और बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ये भी बिहार एसआई में एक बार पूछा गया प्रश्न। ये बिहार एसआई से ही लिया गया प्रश्न है। ये बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न और प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, ये प्रश्न आपको मिलेंगे। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है वो हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं और हॉकी से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं, क्योंकि शब्द भी पूछे जाते हैं। हॉकी से संबंधित कप, हॉकी से संबंधित शब्द। और बात करते हैं अगर आगा खा कप पूछे तो किससे संबंधित है? आगा खा कप का संबंध है हॉकी से। अगर आपसे पूछे कि बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप, इसका भी संबंध हॉकी से। आपसे पूछे कि रंगा स्वामी का मतलब रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध हॉकी से है। उसके बाद कुछ शब्द के देख लेते हैं। बुली शब्द हॉकी से मतलब संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द ये हॉकी से संबंधित है। किसे? पेनाल्टी स्ट्रोक। अगर आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? तो ये भी आपके हॉकी से संबंधित शब्द है। किसे? हॉकी से संबंधित शब्द है। तो देखिए अब बात करते हैं कि हॉकी का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? हॉकी का जनक किस देश को कहते हैं? ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड को कहते हैं हॉकी का जनक। किसे? इंग्लैंड को कहते हैं हॉकी का जनक। अगर आपसे पूछे कि हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है? हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है? तो हॉकी के परिसर को फील्ड कहते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि मूडी इंसान होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। पेट में तो आप लोग देख ही रहे थे क्या हुआ था। उसी तरह से आप लोग तैयारी एकदम जबरदस्त बनाएंगे ताकि कुछ भी पूछे तो हम लोग जवाब दे सकें, क्योंकि सब चीज़ ध्यान में रख के काम किया जाता है। आगा खा कप का संबंध किससे है? हॉकी से। बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? हॉकी से। कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग, कुछ भी पूछे एग्जामिनर, हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे एग्जाम में। बुली
बुली नामक शब्द हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से इस शब्द है। पेनाल्टी कर्नर शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का जनक किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है? तो हॉकी के परिसर को फील्ड कहा जाता है या फिर रेंज कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था वो लुई 14वें के समय में हुई थी। लुई 14वें के शासन में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं कि कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया में कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की थी। किसने? कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना किया था। और कहाँ पे? पांडिचेरी में। कहाँ पे? पांडिचेरी में कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना करी। उसके बाद सॉरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट ने किया। कोलबर्ट। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? देखिए ये पूछा जाता है तो पांडिचेरी को बसाने वाला कौन है? ये फ्रांसिस मार्टिन है। किसने, कौन बसाया था? फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था पांडिचेरी को। अगर आपसे पूछे कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कब आया था भारत में, क्योंकि फ्रांसीसियों की बात हो रही है, तो फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो डुप्ले, वो भारत कब आया था? वो भारत कब आया था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है भारत में 1742 में आया था। तो देख लेते हैं। आप अगर आपसे पूछे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो लुई 14वें के शासन में हुई थी। लुई 14वें के शासन में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक था वो कोलबर्ट था। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने किया पांडिचेरी की स्थापना, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत कब आया था? 1742 में आया था। इतनी चीज़ें फ्रांसीसियों से याद रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने पाएगी। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? और ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा को क्या कहा जाता है, तो इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कह के संबोधित किया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पे अगर आप खड़े हैं तो पृथ्वी का कितना परसेंटेज चंद्रमा का दिखाई देता है, कितना परसेंटेज? तो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा का 75% भाग देख पाते हैं। 75% भाग यहाँ से देख पाते हैं पृथ्वी से। अगर आपसे पूछे कि ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? पृथ्वी की परिक्रमा जो है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में 8 घंटे लगते हैं। इसे पृथ्वी का परिक्रमा करने पे 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें तो ये 4 लाख किलोमीटर है। कितनी? लगभग 4 लाख किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। और वहीं आपसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण कितना है? गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो पृथ्वी का 1/6 है चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पे जितना है उसका 1/6 है वहां पे गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तानसेन का मकबरा यहाँ पे आंसर नोट करेंगे तो इसका रिवीजन पहले करेंगे ना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का कितना परसेंटेज भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी का चंद्रमा का परिक्रमा कितने समय में करता है? जो पृथ्वी जो है
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। कितने? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी जो है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर है। कितनी? 4 लाख किलोमीटर है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6 है। तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। और बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी। झांसी जिला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इनकी जो समाधि स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में स्थित है। अब बात करते हैं, और ग्वालियर कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला किसने निर्माण करवाया था? तो ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो किसने किया था? राजा मानसिंह ने किया था। किसने? राजा मानसिंह ने किया था ग्वालियर के किले का निर्माण। बात करते हैं तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो तानसेन संगीत समारोह ये ग्वालियर में मनाया जाता है। ग्वालियर, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वास्तव तो ये है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए, कहीं न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। इसी वजह से ये वीडियो में आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास वीडियो का वो कलेक्शन है वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का है। तो ग्वालियर में इनका क्या है? घाटी गांव नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं कि घाटी गांव नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, या फिर इसे घाटी गांव अभ्यारण्य कहते हैं, ये भी ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे दिया जाता है? तो ये ग्वालियर में मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिहार एसआई। और जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ जो पूछे जाते हैं जातक में, आप लोग बताएंगे कि अजंता के गुफा में किसका चित्रण मिलता है? अजंता के गुफा में किसका चित्रण मिलता है? तो जातक कथा का चित्रण मिलता है। अजंता के गुफा में जातक कथा का चित्रण मिलता है। अगर आपसे पूछे कि त्रिपिटक में तो त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है ये भी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का वो जो है निकाय है। किसका? बौद्धों का। और इसका त्रिपिटक का अंग कितना है? त्रिपिटक का अगर अंग पूछे कितने हैं तो त्रिपिटक के 3 अंग है। एक तो आपका विनय पिटक हो जाएगा, एक आपका कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक हो जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, और एक आपका हो जाएगा कौन सा? अभिधम्म पिटक। कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके 3 भाग हैं। अगर आपसे पूछे कि त्रिपिटकों की भाषा कौन सी है तो त्रिपिटकों की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पाली भाषाओं में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है बच्चा जानता है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बनवाया किसने था? तो सांची का स्तूप अकबर ने बनवाया था। लेकिन सॉरी सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि सांची के जो स्तूप है अशोक ने बनवाया था, ये किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। जातक कथा किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। एक अजंता की गुफा में किसका चित्रण मिलता है? तो अजंता की गुफा में टोटल जो चित्रण मिलता है वो जातक कथाओं के चित्रण मिलता है। ठीक, ये पूछा जाता है कि जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में मिलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जातक कथा में मिलता है। त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है, इसके अंग 3 है। कौन से?
विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके 3 अंग है। और इसका भाषा कौन सा है? पाली भाषा में इसे लिखा गया है। और सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बनवाया कौन था? अशोक ने बनवाया था। संबंधित किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो भारत में जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। एक तो अपना राज्य देखेंगे उत्तर प्रदेश, और एक जहाँ का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद दक्षिण के 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना भी आप लोग याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये आपके 6 राज्य हैं जहाँ पे क्या है? विधान परिषद की सीटें हैं। द्विसदनात्मक विधायिका कौन होती है? तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, केंद्र की विधायिका की बात करें, तो इसमें 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं केंद्र की विधायिका में? तो एक इसके 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, और इसके साथ होता है राष्ट्रपति के साथ लोकसभा, और लोकसभा के साथ क्या होता है? राज्यसभा होता है। क्या है? राज्यसभा होता है। अब जबकि राज्यों की विधानसभा की बात करें, अगर राज्य की विधायिका की बात करें, राज्य की विधायिका में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो राष्ट्रपति के जगह पे यहाँ पे होते हैं राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति के जगह पे राज्यपाल होते हैं, लोकसभा के जगह पे यहाँ पे विधानसभा होता है, और राज्यसभा की जगह पे यहाँ पे विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। और विधान परिषद यहाँ पे अगर पूछे कि द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं, तो जहाँ पे 2 सदन होते हैं। 2 सदन किसे कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ये सदन होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद ये सदन होते हैं। यानी कि 2 सदन राज्य की विधायिका में, 2 सदन केंद्र की विधायिका में 2 सदन होते हैं। तो जहाँ दोनों सदन होते हैं वहाँ वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका, यानी कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद दोनों है। इसी तरह तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया भारत में 1 राष्ट्रपति होंगे, और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। 80 में अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। राज्यपाल के बारे में 153 में, अनुच्छेद 153 में बताया गया। विधानसभा अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद अनुच्छेद 171 में है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि किस किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य में द्विसदनात्मक, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। केंद्र की जो विधायिका होती है उसमें क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। और ये बात करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में होता है। और वहीं राज्य की विधायिका में देख लेते हैं, तो इसमें भी 3 लोग, कौन कौन से 3 अंग? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल अनुच्छेद 153, विधानसभा 170 और विधान परिषद 171। सुएज नहर भूमध्य सागर से सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? और ये आपके बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जितने भी आपके नहर वगैरह हैं वो सभी आप लोग याद कर लेंगे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर के बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर का अगर आपसे पूछेगा कि नियंत्रण किसका है, सुएज नहर पे किसका नियंत्रण है, तो मिस्र का नियंत्रण है। अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है 1869 में हुआ। अगर फिर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कब कर दिया सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर के बारे में, सुएज नहर की लंबाई कितनी है, तो लगभग आप लोग को गूगल पे कई लंबाई मिलेगा, लगभग 193 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। और सुएज नहर की मुख्य विशेषता क्या है, तो सुएज नहर की मुख्य विशेषता ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। कैसी नहर है? विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? विश्व की व्यस्त नहर तो कील नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? कील नहर है विश्व की सबसे व्यस्त नहर। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अब बात करते हैं सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर का जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में है, मिस्र कंट्री के हाथ में है। सुएज नहर का जो निर्माण है 1869 में हुआ था।
1869 में गांधी बाबा का जन्मदिन भी है और हैप्पी बर्थडे है गांधी बाबा का 1869 में। और राष्ट्रीयकरण बात करें कब हुआ था, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। लंबाई की बात करें तो 193 किलोमीटर है। विशेषता क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे व्यस्त नहर विश्व की कौन सी है, तो कील नहर है सबसे व्यस्त नहर। कौन सी नहर है, कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है। और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। IMP लगाएंगे, IMP इम्पोर्टेंट प्रश्न। खजुराहो मंदिर कई एग्जामों में पूछा गया है, लाखों करोड़ों बार पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाता है, पेट में भी एक बार पूछा गया था। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासक ने करवाया था। और चंदेल शासकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका जो टाइमिंग था, चंदेल शासकों का जो टाइमिंग था वो 950 से लेकर 1050 तक बीच में, 950 से 100 साल तक इनका शासन था। उसके बाद ये चंदेल शासकों की अगर आपसे पूछ ले कि राजधानी कहाँ पे थी, तो चंदेल शासकों की यहीं पे राजधानी थी, मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसकी राजधानी थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, मध्य प्रदेश की जो खजुराहो मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले कि ये किस शैली में बना हुआ है खजुराहो मंदिर, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में, नागर शैली। जो उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरें होंगी वो सभी नागर शैली में बनाई गई है। अगर दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिर होंगी वो सभी द्रविड़ शैली में बनाई गई है। जबकि बीच में देखेंगे, बीच वाला जो मिड इंडिया का पार्ट है, वहाँ पर जो मंदिरें मिलेंगी वो पंचायतन शैली में आपको बनी हुई मिलेंगी। ठीक, मंदिर निर्माण की ये सभी शैलियाँ हैं और भी शैलियाँ हैं। और बात करते हैं खजुराहो में कई मंदिर स्थित है, और खजुराहो के कुछ मंदिरों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बार एग्जामों में मंदिर देके उसमें पूछता कि कौन सा निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं स्थित है। तो कई मंदिर है खजुराहो में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, विश्वनाथ मंदिर, तो ये भी खजुराहो में स्थित मंदिर है। कौन सा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। आपसे पूछे कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है, 64 योगिनी मंदिर ये खजुराहो में स्थित है। उसके बाद चतुर्भुज मंदिर पूछ ले, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो चतुर्भुज मंदिर भी खजुराहो में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछे कांदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये सभी खजुराहो में स्थित कई सारी मंदिरें हैं और ये मुख्य रूप से पूछी जाती है एग्जाम में, जिसे मैंने आपको बताया। ठीक, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इसकी राजधानी कहाँ पे है, चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो में थी और इन्होंने शासन 1950 से लेकर 1050 तक करवाया था। खजुराहो मंदिर नागर शैली में बनी हुई है। और विश्वनाथ का जो मतलब कुछ मंदिर है खजुराहो मंदिर में जो बनाए गई हैं वो है, खजुराहो मंदिर के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर आता है, 64 योगिनी मंदिर आता है, उसके बाद चतुर्भुज मंदिर आता है, कांदरिया महादेव मंदिर आता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, और ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बुद्ध ने, और कई बार लाखों करोड़ों एग्जामों में ये पूछा गया है, बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया। कहाँ पे, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बात करते हैं सारनाथ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बुद्ध के उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो बुद्ध के जो उपदेश देने की घटना है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और अगर वहीं पे बात करें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध जो भी अपना उपदेश है वो पाली भाषा में देते थे। इसकी भाषा क्या थी, उनकी भाषा थी पाली। ठीक, और बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ पे मिलता है, तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है ये त्रिपिटक में मिलता है। कहाँ पे, त्रिपिटक में मिलता है। और त्रिपिटक के अंग अभी हमने बताया था कौन कौन से हैं, ये आप लोग बताएंगे कौन कौन से अंग हैं। तो विनय पिटक, सुक्त पिटक है, इसके अंग सुक्त पिटक, विनय पिटक, और एक और कौन सा है, अभी धम्म पिटक। ये बुद्ध धर्म के जो
त्रिपिटक है उसके अंग है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए। और बुद्ध ने उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये भाषा किस नाम, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। पाली भाषा में उपदेश दिए, संकलन किस में है, उपदेशों का त्रिपिटक में है, ये पूछा जाता है। अंग कितने हैं त्रिपिटक के, 3, एक विनय पिटक, सूक्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक। ठीक। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किया, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा, यहाँ से कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न, ये जो भी प्रश्न लिए गए हैं आपके बिहार एसआई एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम मतलब ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 12 अप्रैल से, मतलब 12 मार्च से लेकर 6 मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 मार्च 1930 तक ये चला था आपका। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था दांडी यात्रा। और ये कहाँ से कहाँ तक था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की ये यात्रा थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। और कुल कितने मील की यात्रा थी ये पूछा जाता है। अगर मील में पूछे कितने मील थी तो 241 मील बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि किलोमीटर में कितनी थी तो 385 किलोमीटर थी। कितना, 385 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी गए थे, तो गांधी जी के साथ कुल 79 अनुयायी। कई बार एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कितने दिन का समय लगा था तो 24 दिन का समय लगा था। और गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों चलाई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नमक कानून तोड़ने के लिए। कौन से कानून, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई थी। ठीक। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता इसी से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता या फिर इसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक। तो देख लेते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। और ये साबरमती से लेकर दांडी तक की ये यात्रा थी। कुल 241 मील की यात्रा थी। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। इसमें दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 79 अनुयायी गए थे। और दांडी यात्रा में तय करने में कुल 24 दिन का समय लगा था। दांडी यात्रा इसलिए चलाई गई थी क्योंकि ये अंग्रेज नमक पे कर बढ़ा दिए गए थे, तो नमक को टैक्स फ्री कराने के लिए गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून चलाया था, नमक कानून तोड़ो चलाया था। ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ये सारे प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद है, और ये आपके जो है ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है, तो ये और भी एग्जामों में पूछा गया है। ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है, महाभारत का फारसी में अनुवाद है। अब बात करते हैं कि ये रजमनामा का अनुवाद किसके काल में किया गया था। रजनामा के अनुवाद तो अकबर की काल में किया गया था, अकबर के शासन काल में किया था। अगर आपसे पूछे कि किसने किया था तो इसका अनुवाद किसने किया था, तो कहीं कहीं आपको फैजी मिलेगा, फैजी मिल जाएगा। फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। किसके, फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। इनके साथ 3 राइटरों ने मिलके किया था। 3 राइटरों का गुट था, तो ये तीनों ने मिलके किया था। बदायूनी ने, कहीं कहीं बदायूनी भी मिलेगा, कहीं कहीं पे केवल फैजी मिलेगा ऑप्शन में। तो ये पूरी बात आप लोग याद रखेंगे, फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। और आपसे पूछेगा कि महाभारत की रचना किसने की, तो ये आपको भूलना नहीं है। हम लोग का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो महर्षि वेदव्यास ने किया था। किसने किया था, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का मतलब महाभारत की रचना की थी। और महाभारत का अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं, जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, महाभारत की विशेषता क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा
काव्य है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रजमनामा किसका फारसी में अनुवाद था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद था। और किसके काल में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद? अकबर के काल में हुआ था। किसने किया था? तो फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। किसके नेतृत्व में? फैजी के नेतृत्व में। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। और इसकी विशेषता क्या है? तो ये विश्व का बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत की रचना किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किया था। ठीक। और बात करते हैं ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो किसने पढ़ा था, किसने खोजा था, सारे देखते हैं। किसने शुरू किया था, सारे देखते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने इसमें पढ़ने में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त की 1837 में। डेट भी पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कब पढ़ा गया। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ये जो हम लोग लिखते हैं ये बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं, जैसे हम लिख रहे हैं तो ये बाएं से दाएं है, तो बाएं से दाएं इसे लिखा जाता है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से किस तरफ से किस तरफ, तो ये दाएं तरफ से लिखा जाता है, दाएं तरफ से बाएं तरफ। जैसे मुस्लिम लोग लिखते हैं, इस्लाम धर्म वाले लिखते हैं दाएं तरफ से, यानी कि इधर से लिखना शुरू करते हैं, तो उस तरह से होता है। अगर आपसे पूछे कि अशोक के स्तंभों को किसने खोजा, अशोक के स्तंभों को किसने खोजा था? तो अशोक के स्तंभों को टी पैंथलर ने खोजा था। किसने? टी पैंथलर ने खोजा था अशोक के स्तंभों को। और कब खोजा था? 1750 में। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की जो थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। और जिसे क्या कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि को? इसे चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है, या फिर भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। तो इतनी लिपियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कई लिपि हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता पाई। ब्राह्मी लिपि जो थी वो बाएं तरफ से दाएं लिखी जाती है, जो कि खरोष्टी लिपि है वो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक। और बात करते हैं कि अशोक के स्तंभों को किसने खोजा? तो टी पैंथलर ने अशोक के स्तंभों को 1750 में खोजा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि है, और चित्राक्षर लिपि भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? और ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किसका? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और जो पहला वाला जो औरंगजेब का राज्याभिषेक था वो 1658 में हुआ था। कब? 18। फिर इसके बाद औरंगजेब 1658 में आगरा में हुआ था। कहाँ पे? आगरा में। फिर उसके बाद औरंगजेब ने देवराई का युद्ध लड़ता है। फिर इसके बाद क्या करता है? औरंगजेब देवराई का युद्ध लड़ता है, और देवराई के युद्ध जीतने के बाद इसने दूसरा अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाया था? 1659 में करवाया था। ये 59, पहला वाला 58 में और दूसरा वाला 59 में करवाता है। और ये दूसरा वाला कहाँ पे कराता है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक। और औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तेग बहादुर के बारे में बात करें, गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के किस नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में किसने रखा? शिवाजी को कैद किसने किया? तो ये भी औरंगजेब ने किया था। तो इतनी चीज़ें आपसे आप लोग ध्यान रखेंगे औरंगजेब से कि किस मुगल सम्राट ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? अशोक ने करवाया था। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहला वाला 1658 में आगरा में करवाया था। और फिर देवराई का युद्ध लड़ता है। फिर दूसरा वाला करवाता है 1658-59 में करवाया था दिल्ली में। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। उसके बाद तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, और इनकी हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने। शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में औरंगजेब ने रखा था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपका जो भी एग्जाम है उससे आप लोग बताइए कि कौन सा एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए आपको, वो ज़रूर बनाए जाएंगे। और उसके बाद तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।